बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 से टोपी शुक्ला। लेखक है राही मासूम रजा। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। इनके जन्म के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली नामक गांव में 1 सितंबर 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के बम्बई में अर्थात बॉम्बे में 15 मार्च 1992 में हुई थी। तो कुल मिलाकर के उस समय इनकी जो आयु थी वह थी 64 वर्ष की। पेशे से ये एक महान उपन्यासकार, उर्दू कवि एवं गीतकार रह चुके हैं। मैं तुलसी तेरे आंगन की, तवायफ एवं लम्हे, इन 3 फिल्मों के कारण इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने टेलीविजन में उस जमाने में सबसे मशहूर जो सीरियल थी महाभारत, उसके लिए पटकथा एवं संवाद भी लिखे थे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। टोपी शुक्ला। इत्थन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इत्थन टोपी का पहला दोस्त था। इस इत्थन को टोपी ने सदा इत्थन कहा। इत्थन ने इसका बुरा न माना, परंतु वह इत्थन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बढ़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले अर्थात गड़बड़ हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर कहते हैं अर्थात पैगाम देने वाला। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, अर्थात ऐसे जानवर जो दूध देते हो, गाय, भेड़, बकरी। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इत्थन और इत्थन के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेनामी अर्थात बिना नाम के हैं। इसलिए इत्थन के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परमात्माओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। इत्थन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। इसलिए मैं इत्थन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इत्थन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इत्थन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इत्थन की परछाई है और न इत्थन टोपी की। ये दोनों तो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट अर्थात विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। इन दोनों को 2 तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इत्थन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इत्थन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफी क्यों करूँ? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत ही नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इत्थन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के 2 चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा अर्थात सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इत्थन। इत्थन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए थे। काफिर का अर्थ होता है गैर मुस्लिम देश, अर्थात ऐसे देश जहां गैर मुस्लिम लोग रहते हों। काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई जाए। करबला इनका पवित्र स्थान है
उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में तो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ, वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी अर्थात नमाज पढ़ने वाली बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहां कहां की यात्रा कराई थी। ये जितने नाम बताए गए हैं ये सब इस्लाम धर्म के धार्मिक स्थल है। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका अर्थात एक टोटका भी जरूरी उतरवाती। यह प्रथा तो धीमे धीमे समाप्त हो गई, लेकिन एक दौर ऐसा था कि जब कोई कहीं जाया करता था तो घर के जो बुजुर्ग होते थे वो घर के आंगन में पानी का एक घड़ा जरूर रखवाते थे। यह एक प्रकार का टोटका होता है। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद अर्थात नियमों को मानने वाली थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। पूरब में रहने वाली थी, पूरब अर्थात ईस्ट। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। अर्थात उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे पूर्वी बोली कहा गया है। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाई रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोद कर रह गई, अर्थात दिल को दबाकर, इच्छा को दबाकर रह गई। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मनाया था। छठी अर्थात जब इरफान पैदा हुआ था उसके छठे दिन जो उत्सव मनाया जाता है उसे छठी कहते हैं। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नस्का अर्थात रंग रूप समझ में नहीं आ सकता। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडी अर्थात मिट्टी के बर्तन में आसामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवियन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ अर्थात अपने पति से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तुसे हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन अर्थात कस्टोडियन का अर्थ होता है कि जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो और उसका संरक्षण करने वाला विभाग जो होता है वो होता है कस्टोडियन डिपार्टमेंट। तो जो घर था कराची वाला वो घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी से बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ अर्थात गुठली की सहायता से उगाया गया पेड़, उसे बीजू पेड़ अर्थात बीज वाला पेड़, गुठली वाला पेड़ याद आया, जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी।
वह बनारस के फातमेन में दफन की गई। बनारस में आया हुआ यह एक कब्रिस्तान, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। इत्फन स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इत्फन की दादी बीबी कहीं जाती थी। इत्फन तब चौथी में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इत्फन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी अर्थात बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी थे, परंतु दादी से वो जरा ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार दिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वो रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा और गुलब कावली, हातिम ताई, पंचकुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जगता है पाक अर्थात पवित्र परवरदिगार। आंखों से देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब भी वो दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। ओ मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लग गयो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह का हिरन की तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वा। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इत्फन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी। नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी। इत्फन के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इत्फन के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इत्फन की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव कर देती। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे। चल इधर आ, वो डांट कर कहते, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वो चुपचाप अपने पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही। दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वो चकरा जाती कि ये अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया माताजी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डाली की तरह सुगलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भिगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पे नहीं। उस दिन ऐसा ही हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी यह शब्द घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुम्हें कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गरजती है। ये हम इत्फन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ली ले बाकारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भिगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि
टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर से परमिट ले आए। परमिट अर्थात इजाजत। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। ते फिर जेबे ओका घरे, हाँ अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ्फन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाबाची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घृणा के 2 कदम पीछे हट गई। घृणा अर्थात नफरत से। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब कहते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत भी दी थी। टोपी को यह मालूम था कि वह चुगलखोरी यानी शिकायत नहीं करेगी। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ्फन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा हो दिन? मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमको उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ई जुआ है दादी, टोपी ने कहा। टोपी बहुत उदास रहा। वह अपनी इतना बड़ा नहीं हुआ कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बातों को वह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वो मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उसने छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल से इफ्फन से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों गुजराफिया अर्थात जियोग्राफी भूगोल का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ्फन ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल ले, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी दादी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तो बोली हो, तू ही लोगन को बोलत थी। यह नहीं हो सकता, इफ्फन ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 वर्ष की कहानी आती है? तू हमें एक ठो दादी ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टुकड़े की आवाज सुनी। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी है, इफ्फन ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिर न करो, इफ्फन ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ्फन की दादी मर गई। इफ्फन चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेशियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ्फन के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक जैसा ही संबंध हो चुका था। इफ्फन के दादा जीवित होते तो वह इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घरों में अजनबी और
भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा लिया था। एक 72 वर्ष की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही न था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरि नाम सिंह के 3 लड़के में से कोई इसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इनका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस डैड हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा यह समझ सका कि जब हाउस डैड का शोर होता हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। यू आर यू क्या पूछता है कि हु आर यू, डब्लू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण, हैं? बिल्लू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर है। यू मीन डॉक्टर? अब डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक सो क्लम्बीज, भद्दा, बिल्लू बोला। ए, टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल कर बोलो, एक थप्पड़ में, एक लपड़ में नीचे लगी हो। ओह, यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, फिर वो गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अलेसियन को सुस्कार, एक कुत्ते का नाम है, उसे छोड़ दिया। पेट में 7 सुइयां झुकी यानी कि घुसी तो टोपी को होश ठिकाने आ गए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख नहीं किया। परंतु अब प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे तो क्या? घर में ले दाकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव दाज करने में वह बहुत पिटा तो सीता उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, ना तो उतरन। टोपी ने यह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए अर्थात ठंड में ही पड़ा रहेगा। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली।
आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात तही ना जात है, दादी से बदतमीजी करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा, तो का हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू 10वां में पहुंच गई बाड़, सीता ने कहा। तू हे दादी से टर्राव के तो ना न चाही, किनो उ तोहार दादी बाड़ी। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचाने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। 2 साल तो वह फेल हुआ। 9वीं में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ, मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं में फर्स्ट आए और भैरव 6ठे में। सारे घर में उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी वो पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता था या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न कुछ होता तो पता चलता कि भैरव ने उसे उसकी कॉपियों में हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हुआ। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, परंतु उसे अपने मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वो फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वो रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना था जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वो उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़के को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते हैं, अर्थात उसका उदाहरण देते हैं। क्या मतलब है, शाम अवतार बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुन सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल कुछ झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उसके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उसे जवाब न पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस हो गए यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जुबानी याद हो जाएंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पाठशाला यानी कि आने वाले साल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसे काले रंग लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद के रिसेस अर्थात लंच में वह तीर मारा की टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वही क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर अर्थात सुरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तू हम लोगन में का घुसता है? एडत वालन के दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू इन्हीं संभल के साथ रहे को हुए है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई
कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है, परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भिगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उसे कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरे बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे पास तो हो गए।